वेलकम टू व्यू सीनियर्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश 201 की मिड टर्म की प्रिपरेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव नोट्स, जहाँ आपके साथ 15 प्लस इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं इस तरह कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी। और इसके बाद आपको कोई किसी किस्म के हैंगआउट्स से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर। यहाँ पे मेमो और लेटर के दरमियान सबसे बिग डिफरेंस यह है कि लेटर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जबकि मेमो जो है वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। राइट एनी टू रोल्स टू क्रिएट विजुअल एड्स इन योर कम्युनिकेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें बताया गया है कि ऑरेंज और येलो कलर्स का यूज़ ना करें स्लाइड में, क्योंकि वो प्रोजेक्टर पे जाके ब्लर हो जाते हैं और नज़र नहीं आते। टेक्स्ट सिर्फ ब्लैक और ब्लू में लिखें, वही प्रेजेंटेबल लगता है। 18 पीपीटी की स्लाइड्स लें, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करें। आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और OHP मींस ओवरहेड प्रोजेक्शन जो है वो आपको अगर 2 मीटर से आसानी से नज़र आ रहा है विदाउट प्रोजेक्शन तो आप उतना ही यूज़ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 7 C's ऑफ effective कम्युनिकेशन? कंप्लीटलीनेस, कंसाइजनेस, कंसीडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, courtesy एंड करेक्टनेस। डिफाइन प्रपोजल। एक प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल बेसिकली एक फार्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कुछ कोई चीज़ प्रपोज करते हैं और उससे रिलेटेड हम अपनी सारी कंडीशंस देते हैं, टर्म्स देते हैं और फिर नेक्स्ट पे कंक्लूजन भी देते हैं कि इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आपने यही लिख देना है। इन अ प्रपोजल आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड स्टेट हाउ यू विल सॉल्व प्रॉब्लम। Most organizations rely on successful proposal writing for their continued existence. You will most likely spend a major part of your professional life writing proposals. What are the basic purpose of business message? एक बिजनेस मैसेज लिखने का बेसिक पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस होता है कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, दूसरा किसी को परसुएट कर रहे हो और तीसरा किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। हाउ कैन यू कंडक्टिंग इंटरव्यू ऑन जॉब। कोई भी जॉब है, हम वहाँ पे इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करवाते हैं? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। द कन्वर्सेशन bounces back and forth from interview to interview. Although interviewer guides the conversation, the interviewer may also seek to accomplish a purpose, perhaps to obtain information, solve a problem, create goodwill, and persuade the other person to take decision or action. Next, types of oral communication. ओरल कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स हैं? अब ओरल कम्युनिकेशन की बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स है, लेकिन डिलीवरी गाइडलाइंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्टू, मेमोराइजेशन, रीडिंग एंड डिलीवरी मेथड। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 डेफिनेशन आ जाएंगी, अगर 3 नंबर का होगा फिर 3 डेफिनेशन आ जाएंगी। और मोस्ट ऑफ द इंग्लिश के पेपर्स में ऐसे ही होता है। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि आप 2 टर्म्स को डिफाइन करो, एक है इन्यूमरेशन और दूसरा है बुफर। इन्यूमरेशन इज़ अ पावरफुल वे टू एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एम्फाइज ईच एलिमेंट। इसमें इन्यूमरेशन में बेसिकली हम नंबरिंग देते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, उसके टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, हेडिंग्स देते हैं। तो टॉपिक्स जो आइटमाइज हम कर देते हैं उसे हम इन्यूमरेशन कहते हैं। बुफर बुफर हम बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग द इंटेक्ट प्लान इज टू पुट द ऑडियंस इन एन एक्सेप्टिंग मूड बाय मेकिंग न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्लोज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ मैसेज। जब हम कोई बिजनेस मैसेज लिखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने मैसेज में बुफर क्रिएट करें। बुफर क्या होता है कि अपनी मैसेज को इस तरह से बनाएं कि ऑडियंस इसे इजीली एक्सेप्ट कर सके उनके मूड के अकॉर्डिंग। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने मैसेज में अवॉइड करें किसी भी किस्म के इम्प्रेशन को। नो वर्ड जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ ना करें। अवॉइड यूजिंग नो इट ऑल। इसका मतलब है कि ये इस तरह से अपना मैसेज क्रिएट ना करें कि जिस तरह हम सब कुछ जानते हैं और नेक्स्ट पर्सन कुछ भी नहीं जानता है। इरेलीवेंट फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज़ नहीं करें और बहुत ज़्यादा लॉन्ग बफर क्रिएट करना मैसेज को अनअट्रैक्टिव बना सकता है। सो अवॉइड अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग में को भी अवॉइड करें बफर क्रिएट करने में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसुएसिंग स्पीकिंग?
परsuasive स्पीकिंग बेसिकली होती है जिसमें आप नेक्स्ट पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हो या ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग या आपके थॉट के अकॉर्डिंग सोच। अब परsuasive स्पीकिंग के जो गोल्स होते हैं उनमें इंक्लूड है टू reinforce द एटीट्यूड बिलीव्स एंड वैल्यूज एन ऑडियंस already holds, to inoculate an audience against counter persuasion and to change attitudes. इसके अलावा टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू राइट अ नोट ऑन करेक्टनेस प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि किसी कम्युनिकेशन करेक्ट होने पे नोट लिखें कि वो कैसे करेक्ट हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ग्रामर अच्छे यूज़ करो, पंक्चुएशन ठीक से यूज़ करो और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करो। इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो करेक्टनेस की तरफ जाती है। डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड कॉर्टेसी, इसमें इससे मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी। एक दफ़ा ये वर्डिंग आप रीड कर लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन कंसिडरेशन होता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स की बजाय किसी और की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो मैसेज क्रिएट करते हैं, अपना मैसेज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम ऑडियंस को अपने जहन में ला के सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम साइड पे रख देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड कॉर्टेसी क्या होता है? कॉर्टेसी होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं और हमारी फीलिंग्स क्या हैं, जब हम वो किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस सेंटेंस में कॉर्टेसी एक्सप्रेस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉमन वे एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस मैसेज? हम एक बिजनेस मैसेज क्रिएट करते हुए उसके अंदर क्रेडिबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रेडिबिलिटी मीन्स डैट कि आपके और ऑडियंस के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता होता है वो होता है। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कि आप पोलाइट वर्ड्स यूज़ करें और अपने कंपनी की इमेज को अपने सेंटेंस में प्रोजेक्ट करें। नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली 5 नंबर्स का आता है। डिफरेंस बिटवीन रिटन डॉक्यूमेंट और ओरल कम्युनिकेशन। रिटन डॉक्यूमेंट एंड ओरल कम्युनिकेशन, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि रिटन डॉक्यूमेंट में हमारे पास जो ऑडियंस होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि ओरल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ऑडियंस लिमिटेड होती है। रिटन में हमारा ऑडियंस के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, हमने डॉक्यूमेंट लिखा और हमें नहीं पता कि कौन उसे रीड कर रहा है, हम उसके साथ डायरेक्टली जो फेस टू फेस नहीं हुआ है। और ओरल रिप्रेजेंटेशन में हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन होती है। रिटन डॉक्यूमेंट में हमारा रिफाइंड आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर होता है कि हम बहुत सोच विचार के बाद लिखते हैं, जबकि ओरल में हमारा जस्ट रिप्रेजेंटेशन और कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है। इसमें रिटन में हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एक ही डॉक्यूमेंट पे इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि ओरल में हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हम कोई गूगल से सर्च करके इन्फॉर्मेशन नहीं और रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते। जस्ट जो हमारे मेमोरी में है हम वही इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे। रिटन डॉक्यूमेंट में हमारा प्रिसाइज सेंटेक्स होता है, जबकि ओरल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कन्वर्सेशनल सेंटेक्स होता है। रिटन में हम सारा ज़ोर टेक्स्ट पर देते हैं, जबकि ओरल में हमारी विजुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऑडियंस हमारी तरफ कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट है। रिटन डॉक्यूमेंट में सारा कंट्रोल जो होता है रीडर के पास होता है, वो कि वो किस तरह से हमारे टेक्स्ट को परसीव करता है, जबकि ओरल में हमारा सारा कंट्रोल हमारे पास होता है कि हम अपने जो स्पीच है वो उसे किस तरह से अपने ऑडियंस तक डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द पैरामीटर शुड फॉलोड बाय द प्रेजेंटर, कि एक प्रेजेंटर को किन पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंटर वो होता है जो प्रेजेंटेशन पेश करता है। बेसिकली ये थोड़ा गोल गोल करके सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन से पैरामीटर्स फॉलो करने चाहिए प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो जो फॉलो करना चाहिए वो है कि आपको नॉलेज हो ऑडियंस की, आपको नॉलेज हो सब्जेक्ट की, आपको यूज़ ऑफ टाइम का ख्याल रखना चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए और पर्सनल अपीयरेंस और ग्रूमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ रिज्यूम्स, रिज्यूम्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: फंक्शनल रिज्यूम, कन्वेंशनल रिज्यूम एंड नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम होता है जिसमें हम बेसिकली एप्लीकेंट के फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि कन्वेंशनल रिज्यूम होता है रस्मी रिज्यूम, जिसमें हम ऊपर अपना नेम करते हैं बड़ा सा करके, जिसमें हम ऊपर अपना नेम लिखते हैं, नीचे अपनी एजुकेशन, फिर क्वालिफ़िकेशन, फिर एक्सपीरियंस, इस तरह से एक जो रस्मी रिज्यूम हमने बना के रखा हुआ है। और नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम होता है जिसमें हम अपना नेम डॉक्यूमेंट के लास्ट पे भी लिख सकते हैं, हम अपना फ़ोन नंबर डॉक्यूमेंट के लास्ट पे भी दे सकते हैं,
अब हम अपना एक्सपीरियंस पहले दे सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन हम बाद में दे सकते हैं। इस ये वाला रिज्यूम जो होता है नॉन कन्वेंशनल रिज्यूम होता है। इट प्लेस योर नेम अलोंग द बॉटम और साइड, मीन्स दैट के गैर रस्मी रिज्यूम बनाना। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम क्लियरली स्टेट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कि हमारे डॉक्यूमेंट लिखने का क्या पर्पस है और हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, अपने आइडिया को क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। इसमें इसमें हमारे पास पर्पस होता है एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट लिखने का कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी को रीडर को परसुएड कर रहे हैं या फिर प्रोहिबिट कर रहे हैं कुछ करने से। इम्प्लिसिट पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट वो वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमने अपना मेन आइडिया, अपना मेन पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्लियरली नहीं लिखा होता है, बल्कि वो हमने गोल मोल करके लिखा होता है, लेकिन मीनिंग उसका मेन जैसा ही होता है। इम्प्लिसिट पर्पस में हमने अपने मेन आइडिया को क्लियरली स्टेटेड नहीं किया होता। इम्प्लिसिट डॉक्यूमेंट लिखने के कॉमन गोल्स हैं टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड रीडर, टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, अपने और ऑडियंस के दरमियान क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, एंड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एक्शन। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर। रीडर्स तीन तरह के होते हैं, फैंटम रीडर, फ्यूचर रीडर एंड कम्प्लेक्स रीडर। फैंटम रीडर, हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा, हमने एक पर्सन को एड्रेस किया एंड दिस डॉक्यूमेंट इज़ रीड बाय एन अदर पर्सन, तो इसे हम बोलेंगे फैंटम रीडर। फ्यूचर रीडर होता है रीडर हु विल बी रीडिंग योर डॉक्यूमेंट इन द फ्यूचर, जो हमारे डॉक्यूमेंट को रीड करता है उसे हम फ्यूचर रीडर बोलते हैं, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। कम्प्लेक्स रीडर होता है, कम्प्लेक्स रीडर्स आर रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ diverse groups with widely varying backgrounds and responsibilities, each with a different agenda, each with a different way of functioning and communicating. complex readers होता है कि बहुत से दूसरे लोग भी हमारे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, अपनी उनके फंक्शन भी डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक कोई इसलिए रीड करना चाह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, कोई इसलिए रीड करना चाह रहा है कि इस पर्सन को डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, कोई इसलिए रीड करना चाह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो उनके डिफरेंट फंक्शंस हो गए डॉक्यूमेंट रीड करने के, तो इसे कम्प्लेक्स रीडर भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन अ डॉक्यूमेंट, डिस्क्राइब ब्रीफ। एक्यूरेसी मीन्स किसी डॉक्यूमेंट का एक्यूरेट होना, कि उस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है वो सब कुछ फैक्ट्स पर मबनी है, तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तीन तरह की होती है, डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी से मुराद है कि हमने अपना जो टॉपिक है उसे प्रॉपर कवर किया है और उसकी हर नेसेसरी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट में दी हुई है। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी रेफर्स टू द प्रॉपर कवरेज ऑफ योर टॉपिक इन द अप्रोप्रिएट डिटेल। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी क्या होती है, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी में हम एक केयरफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमारी मीनिंग को हमारी एक्सपेक्टेड मीनिंग को डिस्क्राइब कर सकें। Accurate language requires the careful use of paragraph, sentence structure, and word choice to describe the analyze your topic effectively. टेक्निकल एक्यूरेसी मीन्स कि जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्निकल टर्म्स यूज़ की हुई हैं उनका मीनिंग एक्यूरेट होना चाहिए, उनकी स्पेलिंग एक्यूरेट होनी चाहिए और वो खुद भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको बताते चलूँ कि कुछ लेक्चर्स मेरे चैनल पे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।